of you to my YouTube channel CA Rohit Kose. Hope you all will be well. Friends, today I am going to start the new lecture, lecture number 2. Hope the previous lecture has been beneficial, effective and valuable for you. In the previous lecture, we have started the new chapter number 2 of T.S. Grewal, that is Fundamentals of Partnership. Now, I am going to start the lecture number 2 in continuation of lecture number 1. Friends, as I said in previous lecture, few concepts of theory are still to do. So friends, let's start our theory part. Thereafter, we have to start our practical concept of this chapter. So friends, best of luck to all of you and never give up on your dreams. So friends, let's start our new concept, and that is rights of a partner. एक पार्टनर के राइट क्या होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में. जस्ट अ मिनट फ्रेंड. So friends, let's start. Rights of a partner. Rights of a partner. तो क्या है एक पार्टनर के राइट्स जो एक पार्टनरशिप फर्म में होंगे. तो चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. क्या क्या राइट्स होते हैं देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस. Yeah, you can say in the management of business. In the management. Next, to share the profit. Next, to share the profits. Next, to consult the affairs to consult the affair. After that, to inspect the books. To get interest on loan. To get interest on loan. To retire. To retire from the firm. To retire from the firm. To not to allow. Not to allow admission of a new partner. To get indemnified.
फ्रेंड्स अगर मैं एक आसान भाषा में बोलूं इसको, फ्रेंड्स दिस इज कॉम्पनसेशन। तो फ्रेंड्स दीज आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के राइट जो पार्टनरशिप फर्म में होंगे वो है क्या, आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, चलो एक काम करते हैं, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पार्टनर, अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर बनेंगे तो आपको राइट होगा कि उस बिजनेस में मैनेजमेंट कैसा हो रहा है या मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ओके, तो उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग जो भी होगी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपका राइट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टू शेयर द प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर बनने जाओगे तो आपका मेन जो पर्पस होगा वो प्रॉफिट लेना होगा। तो आपके पास राइट है कि वो जो आपके हक का जितना भी प्रॉफिट होगा, जो आपके शेयर का प्रॉफिट होगा वो आप ले। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इन द एग्रीड रेशियो, जो रेशियो आपके बीच में होगा उस रेशियो में आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू कंसल्ट द अफेयर्स। अफेयर्स मतलब टू कंसल्ट द अफेयर्स मतलब आप जो है अफेयर्स मतलब यू कैन से कोई कितनी कैपिटल है, कितनी एसेट्स हैं और कितनी आपके कर्ज हैं, कितने आपके डेटर्स हैं, कितने आपकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके फ्रेंड्स, दीज आर द अफेयर्स, ये है हमारे बिजनेस के अफेयर्स। तो अफेयर्स के बारे में कंसल्ट करने का भी आपका राइट है। ओके फ्रेंड्स, चलो आफ्टर दैट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। बिल्कुल आपके पास राइट है, आप किसी भी वक्त चाहे तो आप बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उठा के देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट। कि कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्टनर ने या किसी अकाउंटेंट ने या कोई घपला हुआ हो, तो ये आपके पास राइट है कि आप बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, आपके पास अगर आपने बिजनेस को लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म ने आपसे कोई लोन लिया है, तो किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ भी बिजनेस चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको राइट है कि आप इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो क्लेम करें। तो इफ एनी लोन हैज बीन गिवन टू द फर्म, अगर फर्म को कोई लोन दिया है उस केस में आपके पास राइट है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो है क्लेम करें। नेक्स्ट इज टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। यस, कोई भी पार्टनर कभी भी चाहे तो रिटायर हो सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि 35 की एज में रिटायर होगा, 60 की एज में रिटायर होगा, वो गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस में होता है। लेकिन यहां पे कोई भी पार्टनर चाहे कभी भी उसे लगे कि दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी टू कंटिन्यू इन द फर्म, देन ही कैन टेक द एक्शन एंड गो आउटसाइड द फर्म। ओके फ्रेंड, चलो टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, क्या प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आफ्टर गिविंग a public notice, you can say. ओके, पब्लिक नोटिस के बाद आप रिटायर कर सकते हैं। हाँ जी, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बिल्कुल, ये राइट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है भाई। मान लीजिए आप दो पार्टनर है, ए और बी। बी चाहता है कि उसका एक फ्रेंड है सी बिजनेस में आ जाए, और ए को लगा कि बी और सी, बी जो है वो सी को बिजनेस में केवल इसलिए लेके आ रहा है ताकि वो डिफ्रॉड कर सके किसको, ए को या फर्म को। तो ए के पास राइट है कि बी सी के एडमिशन को रोक दे। तो सीधी सी बात है, आसान भाषा में साफ शब्दों में अगर आपको बोलूं,
आपके पास, एक पार्टनर के पास राइट होता है कि कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो वो उसको एडमिट होने से रोक सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलो डन। क्या सर ऐसा होगा, मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, 4 चाहते हैं कि आ जाए, 1 चाहता है कि नहीं आए नया पार्टनर, तो क्या सर ऐसे केस में भी राइट रहेगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर एक पार्टनर भी चाहेगा कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए तो वो नहीं आएगा। डन। चलो, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर टू गेट इंडेमनिफाइड। ये पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में ना आ रहा हो, एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई कई बार क्या होता है, पार्टनर कुछ पर्सनल अपनी पॉकेट से फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चे कर देता है। ओके, तो अब क्या होगा, उसके पास राइट है कि फर्म से वो जो खर्चे उसने किए हैं वो क्लेम करे, तो कॉम्पनसेशन वो लेगा अगर उसको कोई पर्सनली लॉस हुआ है ड्यू टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ओके डन माय फ्रेंड्स। टू गेट इंडेमनिफाइड फॉर द amount spent on behalf of firm, इंडेमनिफाइड कॉम्पनसेशन वो इसको क्लेम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। डन। सर एक बात बताओगे? फ्रेंड्स बिल्कुल बोलो, बताऊंगा। दोस्ती है हमारे बीच में तो, और दोस्ती का तो एक कानून होता है, रूल होता है, अगर कोई दोस्त कोई डिमांड करे तो दूसरा दोस्त उसको पूरा करे। सर क्या कुछ ऐसा, जैसे आपने डेफिनेशन में क्रक्स दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रक्स दिया था, क्या कुछ क्रक्स ऐसे भी है? तो फ्रेंड्स अगर आप क्रक्स की बात करते हो तो मैं एक काम करता हूं, इसको इजी बनाने के लिए मैंने एक स्टोरी बना रखी है, हम इसको उस स्टोरी के थ्रू करेंगे। चलो सर वो स्टोरी कौन सी है बताओगे आप? बिल्कुल फ्रेंड्स बताऊंगा। चलो सुनो स्टोरी क्या है। भाई दो दोस्त थे, एक का नाम था नमो और एक का नाम था पप्पू। क्या? एक का नाम नमो और एक का नाम पप्पू। दोनों ने मिलकर बिजनेस किया, दोनों बिजनेस में पार्टिसिपेट करते थे, दोनों बिजनेस में पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद प्रॉफिट कमाते थे और प्रॉफिट को शेयर करते थे। ठीक है, और इसके अलावा आपस में कंसल्ट करते थे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते थे? इंस्पेक्ट करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना पप्पू ने बिजनेस से लोन ले लिया। पप्पू ने क्या किया? बिजनेस से लोन ले लिया। यहां तक तो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत तो कब आई? जब उसने खुराफात दिखाई। क्या? उसने लोन ले लिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया। और फिर क्या था? फिर जो हमारे जो नमो थे, जो बब्बर शेर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पप्पू को रिटायरमेंट दे दी और उसको कंपनसेट कर दिया, मतलब भगा दिया, और फिर गेट पर लिख दिया दोबारा मत आना, मतलब नो एडमिशन। क्या लिख दिया? नो एडमिशन। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज माय स्टोरी। सर लिख के समझाओ, ऐसे तो ठीक है, मजाक इतना नहीं आ रहा, लिख के करो। चलो फ्रेंड्स आप एक काम करो, इसको नोट डाउन करो। ओके, अपनी वीडियो को पॉज करेंगे, देन नोट डाउन करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं सो दैट हम आगे बढ़ जाए, मैं आपको स्टोरी करवा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सो फ्रेंड्स दिस इज आवर स्टोरी। स्टोरी क्या है चलो एक बार रीड करते हैं, फिर इसको मैं बाद में थोड़ा सा समझाऊंगा। नमो और पप्पू दो साझेदार थे, दोनों ने बिजनेस में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट शेयर किया, दोनों कंसल्ट करके बुक्स इंस्पेक्ट करते थे। एक दिन पप्पू ने नमो से लोन लिया पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया। पप्पू तू तो गयो,
फिर नमो ने पप्पू को रिटायरमेंट देकर कंपनसेट कर दिया और फिर बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी। फ्रेंड्स जो ये स्टोरी है इसमें जहां पर भी इंग्लिश में टर्म्स लिखी है वे सभी टर्म्स आपके राइट्स ऑफ पार्टनर हैं। तो क्या क्या है इंग्लिश में? पार्टिसिपेट, मतलब उसके पास राइट होता है क्या? टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। कहां पे? इन मैनेजमेंट। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर करेगा किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो। ठीक है, उसके बाद कंसल्ट, कंसल्ट क्या करेगा? अफेयर्स को। उसके बाद बुक्स इंस्पेक्ट करेंगे, यस, ठीक है। बुक्स कौन सी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ लोन इज गिवन, लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेगा। दोस्तों एक बात सुनना मेरी, मान लीजिए पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर और फर्म के बीच में लोन के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, मतलब कितना इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, इन दैट केस एक लाइन है जो पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी है, एक क्लोज है जिसमें क्या लिखा है? इफ नो एग्रीमेंट इज बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, तो इन दैट केस firm is liable to pay to the partner interest at the rate of 6% per annum on loan given by him to the firm. Okay my friends, आसान भाषा में, एक पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को और कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, तो भी फर्म लाइबल है उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई बात? और हां, ये क्लोज केवल लोन गिवन बाय पार्टनर पे ही लगेगा, कोई और लोन पे नहीं लगेगा। अगर बैंक ने फर्म को लोन दिया है और उस पे कोई एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग नहीं हुआ, तो फर्म इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द बैंक। ओके फ्रेंड्स, चलो रिटायरमेंट, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट आफ्टर नोटिस देकर, भाई नोटिस एक्चुअली पब्लिक नोटिस होता है, ये पब्लिक एंड कंपनसेट अमाउंट स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, and the last one is no admission to new partner. तो फ्रेंड्स आई होप जो स्टोरी मैंने बनाई है ये स्टोरी आपके लिए बेनिफिशियल होगी टू लर्न द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ओके फ्रेंड्स, चलो ये थी हमारी स्टोरी और ये थी हमारी राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ओके फ्रेंड्स, चलो नोट इट डाउन, नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलो। एक्चुअली फ्रेंड्स एक करेक्शन है, ये मैंने ऑफ आए हुए यहाँ पे, अमाउंट स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। तो सर, तो फ्रेंड्स पार्टनरशिप डीड क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और क्या है फ्रेंड्स? हाँ जी, कंटेन्स, इसमें क्या होता है? कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ the partnership
पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप। इसके अलावा अ लीगल डॉक्यूमेंट signed by each partner हेल्प करता है इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स और गवर्न्स करता है क्या क्या, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्या इस पर क्वेश्चन आएगा? इस पे एक थ्योरी का क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डेफिनेशन बताइए पार्टनरशिप डीड की। फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना आपको, ये 5 पॉइंट लिख के आने, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या करना है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्जैक्टली कंटेंट क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या कंटेंट्स, क्या क्या क्लॉजेज उसके अंदर अक्सर होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो हम अभी जो है स्टार्ट करेंगे क्या, क्लॉजेज जो कवर होंगे, कंटेंट्स जो कवर होंगे पार्टनरशिप डीड में। और जो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड है वो ये रहे आपके सामने। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पहला जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, जिसमें नाम होगा पार्टनर्स का, डिस्क्रिप्शन अदर, इसके अलावा एड्रेस, मोबाइल नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म का नाम और उसका एड्रेस होगा। थर्ड पे होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मेन प्लेस है, मतलब मेन ऑफिस जो है, उसका एड्रेस और उसकी अदर डिटेल होंगी। आफ्टर दैट होगा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस नेचर का है, कौन सा बिजनेस एक्चुअली हम कर रहे हैं, यहां पे हमें डिटेल देनी होगी। ओके फ्रेंड्स, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। डेट हमें देनी है, यहाँ पे डेट होती है यहाँ पे मीन्स, और डेट कौन सी होती है, जिस डेट पे हमारी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम फॉरवर्ड करते हैं। तो 6th पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, इसमें इसकी डिटेल होंगी। इसके बाद कैपिटल जो लगाई है उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा पार्टनर्स को, उसकी डिटेल होंगी पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 8 होगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स अपने बिजनेस से, अपना घर चलाने के लिए, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से जो आउट ऑफ प्रॉफिट पैसा निकालते हैं, तो फर्म क्या करती है, उस प्रॉफिट पे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो वो इंटरेस्ट जो है कितना होगा, रेट क्या होगी उस इंटरेस्ट की, वो हमारे 8th पॉइंट में होगी। आफ्टर दैट 9th पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ओके, 10th पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, तो उस पर कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन बोले तो सैलरी और कमीशन कितनी कितनी मिलेगी, इस पॉइंट में हम कवर करेंगे ये बातें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि 12th पॉइंट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन को मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करता, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। जस्ट यहाँ पे बस हमें ये बात डिसाइड करनी है कि अगर फ्यूचर में कभी गुडविल को वैल्यू करना पड़ जाए तो हम किस मेथड से उसको वैल्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इन द सेम मैनर एसेट्स को किस मैनर में वैल्यू करेंगे इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई फ्यूचर में होता है। और 17th पॉइंट 16th पॉइंट सॉरी दिस इज 14th पॉइंट, करेक्शन, दिस इज 14th पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके अकाउंट्स को हम सेटल कैसे करेंगे, उसको फाइनली पेमेंट हम कैसे करेंगे, वो हमारे 14th पॉइंट में कवर होगा। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अकाउंटिंग पीरियड, वैसे तो अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, फिर भी आपको इसकी डिटेल पार्टनरशिप डीड में देनी होगी। हाँ, अगर कुछ अलग है, अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो आप कैलेंडर ईयर भी यहाँ पे दे सकते हैं। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की राइट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स की, वो सब कुछ आपके इस पॉइंट में कवर होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट 17th पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, मतलब आप कब से बिजनेस स्टार्ट करोगे और कब इसको खत्म करेंगे। मतलब समटाइम क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर्स बनाते हैं कुछ कंपनीज या कुछ पार्टनर मिलके, और वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जैसे 2 इयर्स 3 इयर्स। जैसे कोई हाईवे बनाना है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट 3 to 4 इयर्स चलता है, और उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिलकर एक साथ काम करती है। तो जो 2 या 2 से ज्यादा कंपनी जब एक साथ मिलकर काम करती है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, और उसको भी पार्टनरशिप की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स वहां पे हम बोलेंगे कि 3 to 4 इयर्स जो भी आपकी ड्यूरेशन होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज द बैंक अकाउंट ऑपरेशन। भाई बैंक अकाउंट में आपके जो ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग बैंक अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है आपके पास यहाँ पे देना होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 19th पॉइंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की डेथ अगर होगी तो बिजनेस चलता रहेगा या बिजनेस बंद होगा। हमने ओके फ्रेंड्स, चलो इन द नेक्स्ट पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर पार्टनर्स के बीच में आपसी झगड़ा होता है, आपस में कुछ मतलब डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसको हम रिजोल्व कैसे करेंगे, वो हमारे इस पॉइंट में 20th पॉइंट होगा उसमें कवर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम में क्या होता है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछेंगे आपसे कि कंटेंट्स बताइए, 2 या 3 वटेवर जो भी मांगेंगे, 4 मांगेंगे 4 दे देना, 3 2 1 जो भी मांगे आपको इन 22 पॉइंट में से कोई भी 2 3 4 दे देने हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स आपको पार्टनरशिप डीड जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप डीड मैंने बताया था क्या है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स, और उसके जो कंटेंट्स थे वो भी मैंने आपको बताए। तो फ्रेंड्स चलो अब हमें क्या करना है। अब समटाइम क्या होता है फ्रेंड्स, किसी पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनरशिप डीड को फॉर्म किया जाता है तो होता क्या है कि उसमें ना कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ क्लॉजेस के बारे में लिखना रह जाता है, मतलब ओमिट कर देते हैं रिगार्डिंग सम क्लॉजेस, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कुछ क्लॉजेस के बारे में लिखना रह जाता है। तो अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्लोज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % देना है, इसके रिगार्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनरशिप डीड में तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए मतलब देंगे या नहीं देंगे, किस रेट पे देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को रेफर करेंगे, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रीट करेंगे, पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल था। ऐसे ही काफी क्लोजेस ऐसे होते हैं जिसके रिगार्डिंग डीड में अगर कुछ नहीं लिखा होता उसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको पे करेंगे, या कैसे उसको अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे, उसके रिगार्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसको हम रेफर करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब वो आइटम कौन कौन से हैं और उसको हम कैसे डील करेंगे वो हम करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स वो आइटम है ये आपके सामने। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने क्लोजेस जहां पे पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है
तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम रेफर करेंगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो क्लोज होगा, जो प्रोविजन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है डील करेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये आइटम्स हैं जहां पे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्ले में आएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देंगे या नहीं देंगे पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स ने जो इंटरेस्ट जो कैपिटल लगाई है उस पे इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, उसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं देना, नो इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। भाई पार्टनर क्या करते हैं, अपने घर को चलाने के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, अपने बिजनेस के प्रॉफिट से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, जिसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। होता क्या है, उस ड्रॉइंग पे फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। अगर डीड में ऐसी कोई भी रेट डिसाइड नहीं हुई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम क्या करेंगे भाई, याद करेंगे, और जो उसमें लिखा है, क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट। ओके, अगला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब यहां पे क्या देखेंगे, डीड अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो शेयर होगा वो होगा इक्वली। मतलब अगर मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट दोनों ने मिलके कमाया 1 लाख रुपए, तो कितना प्रॉफिट दोनों को मिलेगा? 50,000 एक पार्टनर को मिलेगा, 50,000 दूसरे को मिलेगा, दैट इज इक्वली मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये पॉइंट मैंने अर्लियर आपसे डिस्कस कर लिया है, फिर भी क्या 6% पर एनम। ओके, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अच्छा, रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स 2 थिंग्स, सैलरी एंड कमीशन। तो फ्रेंड, सैलरी और कमीशन के लिए क्या क्या क्लोज है? नो रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन नहीं देनी। ओके फ्रेंड, डन। अच्छा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी, नए पार्टनर के एडमिशन के बारे में अगर कोई भी क्लोज एग्रीमेंट में नहीं है, पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, नया पार्टनर नहीं आ सकता। हां, लेकिन आ सकता है कब? जब सारे के सारे पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स अगर एग्रीड हो गए, उनकी कंसेंट ले ली गई, तो नया पार्टनर आ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप नो एडमिशन, नो एडमिशन, बट एडमिशन subject to consent of all partners। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इनिशियली कोई एडमिशन नहीं हो सकता अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला है। हाँ, अगर बाकी सभी पार्टनर, मतलब अगर 3 पार्टनर है, तीनों एग्रीड है, तो 4th पार्टनर को हम एंटर करवा लेंगे एज ए पार्टनर। एंड द लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। फर्म को रजिस्टर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शनल। रजिस्टर क्या है भाई? रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल। ओके फ्रेंड्स, टू बी कंटिन्यू। आगे की जो पॉइंट है उसके लिए हम अगली स्क्रीन पे करेंगे। प्लीज इसको नोट करें, अपनी वीडियो को पॉज करके, मैं इसको डिलीट करके, इरेज करके अगली स्क्रीन पे जा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आपके सामने है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी, पार्टनर की रिटायरमेंट के बारे में डीड में क्या होगा, मतलब अगर डीड में पार्टनर के रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है
तो वो रिटायर होगा या नहीं होगा, उसके बारे में क्या प्रोविजन है? उसके बारे में फ्रेंड्स प्रोविजन है, नो रिटायरमेंट इनिशियली, जनरली रिटायरमेंट नहीं हो सकती, हाँ सब्जेक्ट टू, बट रिटायरमेंट subject to the consent of other partner। हाँ जी बिल्कुल, अदर पार्टनर्स ने अगर बोल दिया आप रिटायर हो सकते हैं, अदर मतलब अगर 3 पार्टनर है, एक रिटायर होना चाहता है, अगर रिमेनिंग 2 ने अगर अलाउ कर दिया, यू कैन दैट इज कि यू कैन लीव द फर्म, तो आप फर्म को छोड़ सकते हैं, आप रिटायर हो सकते हैं। ओके, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कुछ ना बोला जाए एग्रीमेंट में, अगर कुछ ना बोला जाए एग्रीमेंट में, तो पार्टनर की डेथ होने पर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्या? फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना है या पे नहीं करना, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रेम्यूनरेशन को पे करना है या पे नहीं करना, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे बात हो रही है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के बारे में बोलूं तो दोस्त ये माना जाएगा एप्रोप्रिएशन। सर एक बात बताओगे क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों, बोलिए क्या पूछना है कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन फ्रेंड्स थोड़ा वेट करो, अभी आगे हम इसी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा इसको वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, अभी हम पॉइंट 11 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर फ्रॉम अ बिजनेस सिमिलर टू द फर्म्स बिजनेस। बिल्कुल हाँ, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर फ्रॉम अ बिजनेस सिमिलर टू द फर्म्स बिजनेस। फर्म्स मतलब इसमें क्या बोलना चाहता है, पॉइंट ये कि फर्म कोई बिजनेस कर रही है और उसका कोई एक पार्टनर सेम बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस फर्म कर रही है और वो प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब एक पार्टनर फर्म के कंपटीशन में बिजनेस कर रहा है, तो फ्रेंड्स जो पार्टनर प्रॉफिट कमाएगा ऐसे बिजनेस से, उस प्रॉफिट पे हक होगा फर्म का। मतलब उसे वो प्रॉफिट फर्म को पे करना पड़ेगा। मतलब क्या लिखेंगे? टू बी पेड टू द फर्म, ऐसे प्रॉफिट को वो फर्म को पे करेगा। ऐसे ही प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। अच्छा, फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके अगर कोई पार्टनर पर्सनली प्रॉफिट कमाता है, ऐसे प्रॉफिट पे भी किसका हक है? हाँ जी, फर्म का, टू बी पेड टू द फर्म। एंड पॉइंट नंबर 13, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। बिल्कुल सेम, मतलब हुआ क्या, हमारी फर्म ने गुड्स परचेज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से एक डील करी और उस डील को करवाने में एक पार्टनर ने कमीशन बीच में ले लिया। क्या ले लिया? कमीशन ले लिया। तो ऐसे कमीशन पे भी किसका हक है? फर्म का हक है। तो टू बी पेड टू द फर्म। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल में 13 पॉइंट्स, और 13 पॉइंट्स ये वो पॉइंट्स है कब अप्लाई होंगे ये? अगर डीड साइलेंट है तो ये 13 पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे। और ये कहां से बोरो किए गए हैं? प्रोविजन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से इन पॉइंट्स को बोरो किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब हम क्या करेंगे, अब इन 13 पॉइंट्स पे और जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में एक नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम करेंगे। प्लीज इसे नोट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे
practical questions. Please note down. Okay friends. So friends, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पे हम अब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो आपके स्क्रीन पे आएंगे। ओके फ्रेंड्स, और उनका जो आंसर है मैं दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन पार्टनरशिप डीड कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Amer, SRK and Sallu are the partners in a firm. They do not have a partnership deed. At the end of the year of the commencement of the firm, they have faced with the following problems. मैं थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं। आमिर, SRK और सल्लू 3 पार्टनर थे और उन्होंने पार्टनरशिप डीड जो है मेंटेन नहीं कर रखी थी। ओके, और जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया उस ईयर के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है हम उसको अभी डील करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस की, पॉइंट ए, Amer wants that commission should be allowed to the partners but SRK and Sallu do not agree. फ्रेंड्स, मैंने बताया था अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं मेंटेन कर रखी है तो आप कमीशन, सैलरीज या अगर एक वर्ड में बोलूं तो रेम्यूनरेशन पे नहीं करेंगे। तो यहां पे क्लेम ऑफ आमिर इज इनवैलिड और SRK और सल्लू ने जो बोला वो जो है बिल्कुल ठीक है। ओके, बी पार्ट, SRK वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट आमिर एंड सल्लू डू नॉट एग्री। सेम पॉइंट जो अभी किया था, जो कमीशन पे एप्लीकेबल वही सैलरी पे एप्लीकेबल। तो SRK का जो क्लेम है वो इनवैलिड है। सी पार्ट, सल्लू वांट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म should bear interest at 12% per annum, but Amer and SRK do not agree. यहां पे फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं तो सल्लू का जो क्लेम है वो 50% सही है और 50% गलत है। देखो, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ये क्लेम उसका परफेक्ट है, और 12% पर एनम मिलेगा, ये रॉन्ग है। बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग कोई क्लोज नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो क्या होगा भाई, हेंस 6% पर एनम सल्लू को इंटरेस्ट मिल जाएगा। डी पार्ट, SRK एंड सल्लू हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल desire that the profit should be divided in the ratio of their capital contribution but Amer does not agree। भाई SRK और सल्लू ने ज्यादा पैसा लगा दिया और ज्यादा पैसा लगाने के कारण लालच आ गया कि ज्यादा पैसा लगाया है और ज्यादा पैसा लगाया है तो ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन आमिर जो था वो बोलता दिस इज नॉट फेयर, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर क्या हुआ, फिर डिसाइड करेगा कौन, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहां पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, पिछली स्लाइड में या थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो है वो तीनों पार्टनर्स SRK, सल्लू और आमिर में इक्वल रेशियो में बटेगा, 1:1:1। तो SRK और सल्लू का क्लेम इज इनवैलिड। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन ये था आपका डन। चलो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm without any partnership agreement regarding following clauses in the partnership deed। मतलब यहाँ पे 4 क्लोजेज आपको गिवन है और 4 क्लोजेज के बारे में पार्टनरशिप डीड है जो ABC की, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, पॉइंट ए इज
also doing same business separately, and earned rupees 48,000. B and C want the amount to be given to the firm. B और C चाहते हैं कि जो पैसा A ने कमाया है वो फर्म को दे। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था? अगर कोई पार्टनर फर्म जो बिजनेस कर रही है, सेम बिजनेस सेपरेटली कर रहा है और वहां से कुछ भी प्रॉफिट कमाता है, तो इन दैट केस उस प्रॉफिट पे किसका हक होगा फ्रेंड्स? फर्म का हक होगा। तो यहां पे बी और सी ने जो क्लेम किया है वो वैलिड है। ओके फ्रेंड्स, ओके। बी पॉइंट क्या है? बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बट ए एंड सी डू नॉट एग्री, डू नॉट अलाउ हिम टू रिटायर। मतलब बी जो है बिजनेस से जाना चाहता है, बी बोल रहा है कि नहीं रहना मेरे को बिजनेस में, अच्छा बिजनेस नहीं है। तो ए और सी जो है वो एग्री नहीं करते, वो चाहते कि नहीं बी ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए और मतलब अगर भी पार्टनर रिटायर होगा तो अदर पार्टनर की कंसेंट होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, बी जो है रिटायर नहीं हो सकता। अच्छा, ए और सी पॉइंट में सर पढ़ रहा हूं, ए और सी वांट टू रजिस्टर द फर्म बट बी डज नॉट एग्री। ए और सी चाहते हैं कि फर्म को रजिस्टर किया जाए, बी चाहता है नहीं होगी। सर यहाँ पे बी का क्लेम वैलिड है, बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ना बोला जाए, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स बताया था मैंने आपको, क्या रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इसका मतलब ये है कि बी की बात भी मानी जा सकती है, ए और सी की बात भी मानी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है। आपको एग्जाम में जस्ट लिखना है रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, दैट्स इट। डी पॉइंट, सी डाइट, नाउ ए एंड सी वांट टू कंटिन्यू द फर्म। सी की डेथ हो गई, डीड में इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो भाई अब ए और सी कहते हैं कि भाई बिजनेस को आगे चलाना है। तो फ्रेंड्स, ए और सी बिजनेस को आगे नहीं चला सकते। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और उस इन दैट केस अगर उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि डेथ के बाद बिजनेस डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, तो एज्यूम किया जाएगा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सी की डेथ हुई है, तो ए और सी जो है बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। ओके, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन फ्रॉम अमंग सॉरी फ्रेंड्स, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजन अमंग सुमिति, आकृति एंड सुकृति। 3 पार्टनर्स हैं, कौन? सुमिति, आकृति एंड सुकृति। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। हमें 5 केसेस गिवन है, 5 केसेस में कौन सही है कौन गलत है ये हमें बताना है। चलो, सुकृति यूज्ड ₹1,32,000 belonging to the firm and made a profit of ₹18,000. आकृति एंड सुमिति वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। फ्रेंड्स, अभी पढ़ा था, ये तो वही पॉइंट आ गया। क्या पढ़ा था? अगर कोई पार्टनर बिजनेस का पैसा यूज करके बिजनेस से पैसा लेकर यूज करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए अदर देन ड्रॉइंग, और वहां से कुछ पैसा कमाता है, तो उस पैसे को वो देगा फर्म को। मींस फर्म का हक है उससे पैसा ले। तो फ्रेंड्स, 18,000 जो कमाया है सुकृति ने, वो पे करेगी फर्म को सारा का सारा अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, चलो बी पॉइंट पे आते हैं। आकृति यूज्ड ₹16,000 belonging to the firm and suffered a loss of ₹2,000. Okay, she wants the firm to bear the loss. हाँ जी, क्या है भाई? हुआ क्या? अब सुकृति ने जैसे पैसा यूज किया और वहां से प्रॉफिट कमाया, तो मजबूरन उसको पैसा फर्म को देना पड़ा। आकृति ने क्या किया?
उसने भी पैसा यूज किया, उसको लॉस हुआ। अब वो बोलती है कि जैसे सुकृति से पैसा लिया था प्रॉफिट का, वैसे ही लॉस भी लो मेरे से, और लॉस जो है फर्म बियर करेगी, मैं बियर नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो बातें आती है। एक तो बात की यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में लिखा था, लॉस के बारे में नहीं था स्पेशली, मतलब फर्म के पास राइट है प्रॉफिट लेने का, लेकिन ड्यूटी नहीं है लॉस लेने की। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि वो जो लॉस कमा रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कमा रहा है। आप इसमें एक पॉइंट और ले सकते हैं, हम ये मानेंगे कि जो लॉस उसने कमाया है, जो लॉस उसने कमाया है, लॉस उसको हुआ है, लॉस इनकर किया है उसने, वो लॉस उसकी विलफुल नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको हिंट में दे रखा है। विलफुल नेग्लिजेंस ऑफ आकृति विल इफेक्ट आंसर, मतलब अगर उसकी विलफुल नेग्लिजेंस है तो लॉस बियर फर्म नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लिखना फर्म लॉस बियर नहीं करेगी। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्या है, सुमिति एंड आकृति वांट टू सेल द गुड्स टू स्नाया लिमिटेड। सुमिति और आकृति चाहते हैं कि गुड्स को बेचे स्नाया लिमिटेड को। सुकृति डज नॉट एग्री। देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में एक पॉइंट मैंने जो करवाया नहीं है, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। सेल परचेज विद द थर्ड पार्टी अगर है तो कोई भी पार्टनर के पास राइट होता है कि वो करे, अदर पार्टनर उसको नहीं रोक सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल जो है, जो सुमिति और आकृति जो सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, दे आर करेक्ट, और सुकृति जो है उनको डिनाई नहीं कर सकती। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, आकृति एंड सुकृति वांट टू एडमिट शिवली एज अ पार्टनर। भाई अब आकृति और सुकृति चाहती है कि उनकी एक फ्रेंड है कोई शिवली, वो पार्टनर बने फर्म में, लेकिन सुमिति बोलती है नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी। फ्रेंड्स, यहां तो क्लियर कट लॉ में लिखा हुआ है, all partners should be agreed to admit new partner. If any one of the partner is not agreed, then new partner cannot be admitted. So friends, here in this case, admission of Shivali is invalid. She cannot be admitted. Okay friends, next point. Sumiti earned a commission of rupees 24,000 from purchase of goods costing rupees 2 lakh from Sarika Traders. सुमिति ने अर्न किया 24,000 का कमीशन फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख फ्रॉम सारिका ट्रेडर्स। मतलब फर्म ने 2 लाख रुपए की गुड्स परचेज की सारिका ट्रेडर्स से, और सारिका ट्रेडर्स से सुमिति ने कमीशन अर्न किया इस डील को करवाने के लिए 24,000। तो आकृति एंड सुकृति वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि अगर कोई भी फर्म की ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन से अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट जो है पे करेगा फर्म को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आकृति और सुकृति वांट जो चाहती थी वो बिल्कुल सही है, उनका क्लेम जो है वैलिड है। हेंस सुमिति को पे करना पड़ेगा 24,000 टू द फर्म। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है अपलोड कर दूंगा अपने वेबसाइट पे, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और बाय फॉर टुडे। भाई कैलाश, हैट्रिक की तैयारी है? छोटे चिंता मत कर, बेटा ही होगा। देवर जी, बेटी हुई है। मैं अंदर से देख के आता हूँ। बेटी नहीं, तो मेरा बेटा है। जुगनी नू सब पित्तल कहंदे। वाएगी बेटा? हाँ। एनू सो अबे कटवाएगी तेरी पतंग। कौन पड़ेगा? एनू सोना। देखो, इसका चलाना लड़कियों का काम है क्या?
चलो तुम लोग निकलो यहाँ से, भागो। करंट लगेगा तेज। सीमा यहाँ पढ़ना चाहती। सुन कैलाश, हमारे घर की छोरियां इतनी दूर पढ़ने नहीं जाएंगी। पर भाया, जो ट्रेनिंग उसको यहाँ मिलेगी और कहीं ना मिलेगी। मतलब भाई हम उसे अकेले भेज दें बस में मर्दों के साथ? नहीं भाई, नहीं जाएगी। बेटा ये ले, बस का पास बनवा लेना। अपनी जुगनी कलमा समझौता जुगनी कैलाश, भाया, बेटों को ना थोड़ी कहते हैं। ताइक सोचिया जा बेटा, जा। मैं लगा पढ़ना। रोको ना उस दी उड़ान अरे लाइट को क्या हो गया भाई? अरे कैलाश भाई जाके देखना लाइट जरा। सूरज भाई देखना लाइट को। रुको, मुझे देखने दो। अरे सीमा, तू जनरेटर के पास क्या कर रही है? हट जा वहां से। तुम्हें नाक बचली अपने घर की आज। हेलो भाई साहब, इनसे मिलो। सीमा नागर, मैडम इंजीनियर। अरे अब तो इसके लिए एकदम जेंटलमैन दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। दूल्हे को बोलो इंतजार करे, पहले मुझे गांव में अपना सर्विस सेंटर खोलना है। वाह बेटे, शाबाश। तू ठीक कह हुए है, तेरे 3 बेटे हैं। नहीं भाया, बेटी तो बेटी हो गई। मेरे 2 बेटे और एक प्यारी सी बेटी।